गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जल संसाधन के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और सजीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन और मिट्टी संसाधन के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग देखेंगे जल संसाधन। तो जल संसाधन जो है वो ना सिर्फ मानव के लिए बल्कि समस्त सजीव जगत, पेड़ पौधे के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए ये जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सजीव जगत की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 71% जल का भाग है और 29% जो है वो स्थल का भाग है। तो जो 71% जो जल का भाग है, 2/3 भाग उसमें जल उपस्थित है। लेकिन 71% जल होने के बावजूद हमारे लिए ये जो मृदु जल है या पीने का जो जल है या उपयोगी जल जो है वो उतना ही उपयुक्त नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि 71% जो जल है उसमें सिर्फ कुछ ही प्रतिशत जो जल है वो सच स्वच्छ जल के रूप में है, या हम कह सकते हैं मृदु जल के रूप में है, और बाकी जो जल है वो खारे पानी का है, लवणीय जल है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर अधिकतर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो हमारे सौर मंडल में जो 8 जो ग्रह है उसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और जल का जो विस्तार है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है कि जल की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल जो है, धरातल के ऊपर जो जल स्रोत होते हैं उसको हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं, जिसमें नदी, तालाब, झील, झरने, ये सारे स्रोत आते हैं। इसके बाद है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल को हम भौम जल भी कहते हैं, और ये जल वैसा जल है जो धरातल के अंदर जल जा कर के भंडारित हो जाता है, इसे हम भूमिगत जल कहते हैं। तीसरा है वायुमंडलीय जल। तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें भी जलवाष्प के रूप में जल की उपस्थिति होती ही है। और चौथा है महासागरीय जल। तो महासागरीय जल जो है वो आप जानते हैं कि जल का एक बहुत बड़ा हिस्सा महासागरों में है, किंतु वो खारा है, लवणीय है, लेकिन जल की उपस्थिति यहाँ भी है। अगर हम आयतन की बात करते हैं तो विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% महासागरों में पाया जाता है। 100 में 96.5%। और इसी वजह से हम महासागर का जो जल है उसको हम जल्दी कहते हैं, जल्दी की उपाधि दी गई है। और 96.5% जो महासागरीय जल है या लवणीय झील है, और जो बाकी बचता है आपका 2.5%, तो इसमें मृदु जल उपस्थित होता है, जो हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अगर हम जल के वितरण की बात करते हैं तो वितरण जो है जल का सभी जगह एक समान नहीं है। हमारी पृथ्वी को हम लोग 2 गोलार्धों में बांटे हैं, जानते हैं आप लोग। ऊपर का जो भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं विषुवत रेखा से, और विषुवत रेखा के जो नीचे है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूभाग अधिक है, इसलिए हम इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलों की उपस्थिति अधिक है, इसलिए हम इसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध कहते हैं। यहाँ देखिए विश्व की
आबादी का लगभग 16% आबादी हमारे भारत में रहता है। 16% आबादी जो है हमारे भारत में है, और इन 16% आबादी को सिर्फ 4%, 4% जल ही, अर्थात स्वच्छ जल ही उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए हमें आए दिन जलों की समस्या, पानी की समस्या हमें होती है, क्योंकि आबादी बहुत अधिक है और उसके अनुसार जो पीने का जल है, स्वच्छ जल जो है वो बहुत ही कम है, तो मात्र 4%। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रति वर्ष हर साल 4000 घन किलोमीटर वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है, जबकि 1869 जो घन किलोमीटर है वो हमें भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। भूपृष्ठीय जल मैंने आपको बताया, यहाँ पर भूपृष्ठीय जल जो कि है आपका नदी, तालाब, झील, झरने जो कि धरातल के ऊपर है, तो इससे हमें जल की प्राप्ति होती है प्रति वर्ष। तो ये एक आंकड़ा दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग कि कुल भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग, जो 2/3 भाग जो है भूपृष्ठीय जल का नदियों के द्वारा, तो ये भारत की जो 3 बड़ी नदियां हैं, जो कि सिंधु, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के द्वारा ही हमें जल की प्राप्ति होती है। इस कारण ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है विश्व की 10 बड़ी नदियों में शामिल है। तो विश्व की 10 बड़ी नदियों में भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों को 10 बड़ी नदियों में शामिल किया गया है, और उन्हें क्रमशः 8वां और 10वां स्थान इनको प्राप्त है। तो ये तो हो गया आपका भूपृष्ठीय जल का वितरण। अब हम आगे देखते हैं कि भूमिगत जल का वितरण। तो भूमिगत अर्थात धरातल के अंदर जो जल का भंडार है उसको हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। तो क्या उसका वितरण धरातल के अंदर एक समान है? तो बिल्कुल नहीं। भूमिगत जल का जो वितरण है या धरातलीय जल का, भौम जल का जो वितरण है वो सभी जगह एक समान नहीं है। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब का मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, यहाँ पर नदियों के द्वारा लाकर जो जलोढ़ मिट्टी बिछाई गई है, तो यहाँ पर सर्वाधिक भूमिगत जल का वितरण देखने को मिलता है, लगभग 42%। तो क्योंकि यहाँ पर जो विशाल मैदान है, तो मिट्टी जो है भूमिगत जल को या धरातलीय जल को, भूपृष्ठीय जल को अवशोषित करती है, और एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले 19% भूमिगत जल मिलता है। तो मैदानी भाग ही है इसका प्रमुख कारण। और एक चीज़ हम देखेंगे कि समतल और मैदानी भाग होना चाहिए, लेकिन वहाँ जलद चट्टानी भाग भी होना चाहिए। तो चट्टानी भाग होने से क्या होता है कि वर्षा के द्वारा जो जल धरातल के अंदर, इन्हीं चट्टानों में जो जलद चट्टान होते हैं, इन्हीं चट्टानों में रिस कर धरातल के अंदर चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तो वैसी जगहों में भूमिगत जल की जो राशि होती है वो अधिक जमा होती है, और ऐसी स्थिति हम देखते हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, समतल मैदानी भाग किंतु जलद चट्टानी भाग। अब हम देखते हैं कि क्या जल का क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जल के बिना हम कोई भी क्रियाकलाप, किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ 1 से लेकर के 11 पॉइंट तक आपको बता दिया है। आप इससे अधिक भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, अपने खोज सकते हैं और उसको अपने नोट्स में पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जल संसाधन के 10-11 उपयोग। और एक जानकारी योग्य बातें हैं जो कि है, प्राणियों में 65% और पौधों में 65 से 99% जल विद्यमान रहता है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में 65% अंश जल का होता है, और पौधों में 65 से 99, मतलब पूरा का पूरा इसमें जल विद्यमान रहता है। और जब हमारे शरीर में 65% से कम, जब जल की मात्रा कम होने लगती है पसीने की वजह से या
कभी बीमारी की वजह से, तो हमें हरासमेंट, हमें कमज़ोरी महसूस होती है। तो हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए जल जो है बहुत ही उपयोगी है। तो आज की क्लास में हम लोग जल का ये संक्षिप्त जो रूप है, हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे। कल हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे, और उसमें होगा आपका बहुउद्देशीय जल परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। थैंक यू।